मेंबर कस्टम सिर्फ एक ही चीज कहती थी, हमने एफआईआर काट दी। एफआईआर काटना तो सबसे आसान काम, और उससे फिर यह है कि ये अपनी जान छुड़ा लेते हैं और कहते हैं जी अब एफआईआर कट गई तो अब तो मामला चलेगा, कोर्ट में होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगा। तो वो तो एक तरीके से एक इशू को साइडलाइन करने वाली बात है। $1 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इनकशाफात हुए जिस टाइम पे, एग्जैक्टली उस टाइम पे जिस टाइम पे पाकिस्तान आईएमएफ से ये पैसे मांग रहा था। तो इसके बारे में और इसके अलावा जो आज की मीटिंग में रिवीलिंग फैक्ट सामने आए, उस पर क्या बात करेंगे? इससे पहले अब जवाब दें, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। $1 बिलियन की ये बात उन मुसद्दिक मलिक साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ जो ओवर वहां पे उन्होंने इन्वेस्टिंग की है, तो उसके फिगर बता रहे थे कि अगर 460 के ऑडिट कर लिया जाता तो जितनी अब तक चीजें सामने आई हैं, अब तक तो $80 बिलियन के करीब है, तो शायद ये उतनी ये जाके अमाउंट बननी थी जो $1 बिलियन की जो हम आईएमएफ वगैरह से लेने की कोशिश कर रहे थे। जस्ट एक अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने इसके साथ वो किया था। मैं ये इसको क्लैरिफाई कर दूं। जी सर। जी जी। क्लासा साहब, एक तो देखें, आपको पता है ये तीसरी मीटिंग थी हमारी सोलर इशू के ऊपर, और इसमें उन्होंने जो रिवील किया वो ये किया कि 420 कंपनीज कोई और थी जो सोलर बिजनेस में है, मगर एक्चुअली जो कंपनीज में उनको गड़बड़ नजर आई वो सिर्फ 60 के करीब थी, 60 या 62 के करीब। जी सर। जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कोई 70 बिलियन रुपीस की ओवर इनवॉइसिंग हुई है। तो अब ये तो कस्टम ने तो बेसिकली डिक्लेयर कर दिया। अब मसला ये आएगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। अब कस्टम वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बैंकर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, फॉरेन कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये इतनी, आपको पता है वाइट कॉलर क्राइम इज नॉट दैट इजी टू डिटेक्ट एंड टू फाइंड द कल्प्रिट्स। तो इसमें हमें किसी ना किसी और एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि जहां क्राइम कमिट हुआ है हम उन्हीं को नहीं कह सकते कि आप इन्वेस्टिगेट करें। जी। तो अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि कौन सी एजेंसी पाकिस्तान में केपेबल है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, मेंबर कस्टम सिर्फ एक ही चीज कहती थी, हमने एफआईआर काट दी। एफआईआर काटना तो सबसे आसान काम है, और उससे फिर यह है कि ये अपनी जान छुड़ा लेते हैं और कहते हैं जी अब एफआईआर कट गई तो अब तो मामला चलेगा, कोर्ट में होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगा। तो वो तो एक तरीके से एक इशू को साइडलाइन करने वाली बात है। तो अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मैटर किसको दें। अच्छा सर, ये आपने बड़ी, मैं तो आ रहा हूँ, इसको रेगुलरली कवर भी कर रहा हूँ, मीटिंग जिनका कह रहे हैं, मैं खुद भी वहाँ पे 3-3 4 घंटे बैठ के सारी प्रोसीडिंग हमने सुनी है। बात जो अल्टीमेटली आती है, कस्टम अपनी जगह पे, एफबीआर अपनी जगह पे, उनकी कहाँ कहाँ पे वो ठीक है, लेकिन जो सवाल वो रेज करते हैं सर, कस्टम करे एफबीआर करे, जो बड़ी हद तक मुझे कन्विंसिंग लगता है कि बैंक में आप कैश जमा करवाए। मतलब मैंने एक दो दफा कोई मेरी सैलरी का कैश जमा हुआ, मैंने करवाया वहां पे, तो उन्होंने वहां से वो अलर्ट जारी होते हैं कि जी आपकी ये कैश आप जमा करवा रहे हैं, मतलब है कोई बिल्कुल अगर हो, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बिलियंस ऑफ रुपीज कैश हो रहा है, कोई बैंक का बिल्कुल। अलर्ट नहीं है सर उनके पास। बैंक वाले, मतलब मैं सारी आपकी बात थोड़ी सी हो गई, आज जो आपके सामने ब्रीफिंग दी है उन्होंने, मैं वो भी देख रहा था, उसमें जी जी बताया कि जिस बंदे की 1 करोड़ रुपए की वर्थ थी, उसने जी जी 10 अरब रुपए के इंपोर्ट कर लिए है। मतलब अंदाजा बिल्कुल करें, जिसकी 1 करोड़ ऐसे की ही है, वर्थ है 10 अरब। ऐसे ही है। अच्छा एक सर, लास्ट ही सर, एक नॉन फाइलर भी था जिसने फाइल ही जी नहीं जी की, जिसका टैक्स नंबर भी नहीं है, जी जी। उसने इंपोर्ट कर बिलियंस ऑफ रुपीज की। तो बैंक वाले क्या कर रहे थे? दे वर पार्टनर्स इन क्राइम सर, जो बाद दे में आर बेचारे दे आर कहते हैं। जी सर। दे आर पार्टनर, बिल्कुल है, ये फैक्ट। तो उस पे स्टेट बैंक के कोई अलर्ट नहीं जारी होते? कोई उनका अपना एक यूनिट है कि इतनी अमाउंट अगर आपकी कैश में जमा करवाई है, जैसे मैंने अपना बताया कि मुझे आई तो मैंने उसमें जमा करवाई, तो उसमें तो यही चीजें आती हैं सारे, वो कहते हैं जनाब कि फिर उनको बताना पड़ा, उनको चीजें देनी पड़ती हैं आपकी कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, सोर्सेज ऑफ इनकम बताने पड़ते हैं। हमारे तो अकाउंट ही नहीं खोलते जब तक चीजें ना बताएं। क्लासा साहब, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ जाएगी नेक्स्ट हमारी मीटिंग तक, तो उसमें फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ कॉम्पिटेंस भी नहीं है ना। हम अगर
FIA को देते हैं तो उनका भी कोई हाल नहीं है। जी सर। हम अगर NAB को देते हैं वो तो उनका बिल्कुल भी हाल कोई नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं है। किसको दें ये नहीं समझ में आता। नहीं। अच्छा सर, ये तो चलो इस पे तो आप ये करते रहे, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आज बड़ा एक अहम इशू था जिस पे ह्यूमैनिटेरियन भी था और आपने और कमेटी मेंबर्स ने बड़ी कंसिडरेशन आपने दिखाई है, वो था डेली वेजेस जो टीचर्स हैं जो जहाँ पर जी आप खुद यू आर शॉक टू हेयर इट के 5 महीने से 32,000 रुपए तनख्वाह है बेचारों। 32,000 में क्या बनता है सर? 5 महीने से AGPR वाले तनख्वाह नहीं देते, इसमें ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करना चाहती, लोगों को बेचारे उस्तादों को जलील करना वो करके रख देते। जो आपके सामने मसला लाया गया, लोग अब आपकी कमेटी में आना शुरू हो गए अपने मसाइल हल कराने के लिए सर। नहीं, वो इसलिए कि कोई कोई हेल्प ही नहीं करता पाकिस्तान में, किसी को कोई सुनता ही नहीं है। तो आज वाला इशू था क्या सर जो डेली वेजेस का टीचर्स का है सर? सर वो ये इशू था कि जब ये जुलाई में हमने मिनिमम वेज फिक्स की ना 35,000 रुपए या जो भी फिक्स की, तो इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि जी हमने ये 11 जुलाई को या 12 जुलाई को हमने ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया, और जिसको AGPR कह रहा है कि हमें मिला ही नहीं। आज हम तकरीबन नवंबर एंड में आ गए, जुलाई का नोटिफिकेशन AGPR को नहीं मिला, उसकी वजह से उन्होंने उनकी तनख्वाहें बंद कर दी 5 महीने से। सोचें आप जरा। नहीं, आपने खासी क्लास ली आज उनकी, वो जो आए हुए थे AGPR वाले, कि मतलब बेचारे जिनकी तनख्वाह 32,000 रुपए, वो कहते नहीं हम तो 25 पे देंगे क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला हमें 5 महीने से। कोई मैंने AGPR वाले से पूछा कि तुम्हारी अगर 5 महीने तनख्वाह बंद होती तो तुम्हारा क्या हाल होता? सर वो बच्चों को लेके वो पहले मीडिया हाउसेज में जाता, फिर बच्चों को सामने लेके आकर थ्रेट करता, जी मेरा अगर ये ना हुआ तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और पता नहीं क्या कुछ कर लूंगा। अगर उसके साथ होता तो उसने ये करना था सर ये। और वो टीचर्स मुझे मीटिंग से पहले मिली, वो कहती है जी हम हर जगह कहें हमारी कोई सुनता ही नहीं है बात। अच्छा। और आज ये एजेंडा पे नहीं था, वो तो मेरे ऑफिस में आई, तो मैंने कहा आप लोग कमेटी में आए, हम कोशिश करेंगे कि वहीं आपका हल करें मामला।